2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी होगा कि भारत में अगले 22-23 साल के दौरान जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेल कनेक्टिविटी है, उसमें और सुधार किया जाए, उसमें नया निवेश किया जाए, उसे और मजबूत किया जाए। मेरे साथ शिशिर प्रियदर्शी हैं, जो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। वेलकम टू एनडीटीवी। ये जो सोच है विकसित भारत की, एक लॉन्ग टर्म विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल कनेक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण है और जो नए टारगेट सरकार ने तय किए हैं, क्या उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होगी इसमें? बहुत शुक्रिया। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो एक सपना है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है और हर भारतीय उस सपने को बहुत विश्वास के साथ पूरा होता हुआ देखना चाहता है, उसमें इस पूरे देश के हर राज्य, हर प्रांत, हर कोने का जो स्ट्रेंथ है, उसको हमें इंटीग्रेट करनी है इनटू द कंट्री। मतलब कोई रीजन ऐसा ना हो जो कि लेफ्ट बिहाइंड हो, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो पूरे देश की कनेक्टिविटी है वो रहे। ये कनेक्टिविटी रेलवे से ही आएगी, लेकिन रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए उसमें प्राइवेट सेक्टर का जुड़ना बहुत आवश्यक है। हमारे अपने देश का बहुत अच्छा अनुभव प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट से हुआ है, और अगर हम अपने कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे को ही मुख्य अंश मानते हैं, तो उसके भी प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमें आवश्यक है सोचना। तो आज का जो हमारा एक कार्यक्रम रहा है, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिन्होंने ये बात कही, भारत के अंदर के लिए भी और भारत से बाहर आईमेक के लिए भी, कि जब तक कि पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम वो टारगेट्स, वो गोल्स संभवतः पूरे ना कर पाएँ जो कि हमें विकसित भारत के लिए करना आवश्यक होगा। तो आपका जो ये ब्रॉडर थीम था, एडवांसिंग एशियन रीजनल रेल कनेक्टिविटी, इसमें भारत में और साथ ही भारत के साथ साथ वेस्ट एशिया और यूरोप तक अगर हम रेल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो इसमें रेल कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सभी जो नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार हो, बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उन सबको एक साथ आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में शामिल होना? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। हमको वी हैव टू लुक वेल बियॉन्ड इंडिया, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नेतृत्व में G20 में जो आईमेक को लॉन्च किया है, उस आईमेक का एक बहुत अधीन अंग होगा रेलवे कनेक्टिविटी। आईमेक केवल एक शिपिंग कॉरिडोर नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा अंश ओवरलैंड जाता है, और उस लैंड पर रेलवे ही कनेक्टिविटी हमें दे सकता है। तो अगर इस मल्टी मोडल कॉरिडोर को सफल होना है, तो उसमें रेलवे कनेक्टिविटी एक बहुत आवश्यक होगा। बट फिर उसी बिंदु पे आ रहा हूँ जो आपने भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ, कि उस कनेक्टिविटी में, उस रेलवे कनेक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर का जो एक कंट्रीब्यूशन होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हमको उसको बिल्कुल एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ आईमेक बनाना होगा। तो आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं, यानी जो फ्रेट कॉरिडोर, जिस तरह हाईवेज बनाए जा रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स को, उसी तरह एक बड़े उसी मॉडल पे, उसी तर्ज पर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे गुड्स के मूवमेंट के लिए, इकोनॉमिक सेंटर्स को और जोड़ने के लिए देश के अंदर और देश के बाहर भी, उसमें रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, भारत का रेलवे तो बिल्कुल, मतलब कहिए कि वर्ल्ड का, आई मीन इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड रेलवेज है। एंड जितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास है, जिस प्रकार की एफिशिएंसी रेलवे विभाग अपना पूरा चलाता है, उसको हमें एक्चुअली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना ही होगा। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब रेलवे है, रेलवे लाइंस हैं, फ्रेट है, कॉरिडोर्स है, हम बाहर ले जाएंगे और आईमेक का अधीन अंग बनाएंगे, तो आई थिंक इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस, एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल्सो द बेस्ट प्लेस। एक आखिरी सवाल, जो आईमेक की जो पीछे जो सोच है, आपको लगता है कि ये
एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। अगर आप दूसरे सेंस में देखें कि भारत के पास जो पूरी क्षमता है उसको हमें लगाना होगा। अगर आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्टअप करना चाहते हैं, रेल कनेक्टिविटी को, पर इसको भारत से बाहर जो कनेक्ट करने की ये आपकी एक सोच है कि इसे कैसे वेस्ट एशियन इकोनॉमिक सेंटर से जोड़ा जाए, फिर उन्हें यूरोप, इसराइल के जरिए फिर यूरोप तक ले जाया जाए, इसके पीछे क्या सोच है और किन किन देशों को आपको लगता है कनेक्ट करना जरूरी है? देखिए, इसमें अभी देश से भी ज़्यादा रीजन्स की हम बात करते हैं। भारत तो ऑब्वियसली इसका एक मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम पूरा मिडल ईस्ट को भारत से जोड़ेंगे एंड ऑब्वियसली विल कंप्लीटली बाईपास पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल है, हम उसको बिल्कुल बाईपास करते हुए मिडल ईस्ट में ले जाएंगे और मिडल ईस्ट देन विल बिकम आवर एंट्री पॉइंट इनटू यूरोप। उसमें चाहे हम उससे ग्रीस से या इटली से या फ्रांस से जहाँ से भी पोर्ट बनाएंगे तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट हब हो जाएगा कि हमारा उद्देश्य होगा, भारत सरकार का उद्देश्य होगा कि अगले 20 साल ये जो कॉरिडोर है ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, डेटा के लिए, लोगों के आने जाने के लिए ये विश्व का सबसे प्रमुख कॉरिडोर हो जाए। मेरे साथ पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट प्रसन्ना कार्तिक हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का जो प्रधानमंत्री का विजन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भूमिका होगी। हमने देखा है कई जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, वो ये कहते रहे कि अगर हमें विकसित देश बनना है सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, जैसा कि विकसित देशों में है। उसके लिए नए निवेश की ज़रूरत होगी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी और विशेषकर रोल और रेल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होगी। रेल कनेक्टिविटी के लिए जो ज़रूरी नया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ज़रूरी है, उसके लिए क्या आगे करने की ज़रूरत होगी आपको लगता है? और जो नया कैपिटल चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए, वो कहाँ से लाई जा सकती है? कहा जाता कि ये कैनेडी ने बोला था कि इट इज़ नॉट अमेरिका दैट बिल्ट रोड्स, इट इज़ रोड्स दैट बिल्ट अमेरिका। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक देश का डेवलपमेंट में इतना महत्वपूर्ण जगह है। एंड आई वुड थिंक दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू रोड्स, इट इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू रेलवेज। एंड व्हेन आई से रेलवेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, पीपल कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेट कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। बिकॉज ours is a consumer led economy and we are planning to move towards a manufacturing led economy. So in this transition it is very important to have a strong railway connectivity which actually transfers and transmits goods, both processed and raw material, from various vantage points. So it is very difficult to overemphasize on the need for a very modern, cutting edge, forward looking freight railway system that connects various corners of the country in the most efficient and a cost-effective manner. And this is not something that the government can do. ये सिर्फ सरकार की काम नहीं है. This is something that leverages what I call as national capacity, which is coming together of both the government with what best they can do in terms of coming up with rules and regulations around the rate system, the bringing down various costs and taxes and so on and so forth, subsidizing the right kind of an innovation and all that. Acquiring land is one of the major challenges when it comes to building rail infrastructure. So how does that happen very smoothly? So these are aspects where government has to play a big role. But they will also need to bring in a significant involvement from the private sector, because that is where the capital comes in, the innovation comes in, and also capabilities to operationalize this. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, उसको ऑपरेशनलाइज करना है, एफिशिएंटली करना है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट बिल्डिंग दीज थिंग्स, राइट? सो दिस इज अ टास्क दैट लिवरेजेस नेशनल कैपेसिटी, that should leverage national capacity. Clearly, private sector's role in this has to significantly come up. And rail connectivity and movement of goods is not something that should be seen as, a source of revenue for the state exchequer. Because if this is done in a very competitive and a cost-efficient manner, it will stimulate so much of an economic activity that the state exchequer will anyway get आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, नया कैपिटल लाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े प्लेयर्स हैं भारत में, दुनिया भर में, जिनके पास अनुभव है इंटरनेशनल रेल नेटवर्क सेटअप करने का, उनको अगर रोप इन किया जाता है तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उससे फिर अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। टेक्नोलॉजी आएगा, एंड देन the multiplier effect of this is very high. That is very important because every sector has a certain multiplier effect when it comes to economic standing.
very few sectors have a multiplier effect as much as rail infrastructure has, because it is a fundamental backbone. आप किसी भी रोजगार भी बढ़ेगा. बहुत बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. आप किसी भी घर में जाइए ना, you will see people, 4-5 people in the home, but you will see so many goods in that house, right? Now where have these goods come from? They've all come from various parts of the country. So there's an interlinking of so many goods getting moved from one part of the country, getting manufactured and then moving again, so on and so forth. So the role of railway backed logistics efficiency in a country or capacity and efficiency in a country is often misunderstood because हम देखते नहीं हैं उसको, but that is what is the lifeline of economic activity. So उसमें काफ़ी investments and all that is required, but clearly greater mind share and allowing participation from the private sector will be very, very critical to bring in the latest and the best technology and having it deployed in the most efficient way and operationalizing it in a manner that it gives a significant edge to India from a logistical standpoint. Thank you very much. Thank you very much. NDTV दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया.